हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप घर पे होंगे, मस्त होंगे और कुछ भी कांड कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा भी कांड करोगे कर रहे होंगे, खाली तो बैठे नहीं होंगे। ठीक है, तो मैं आपकी दोस्त शिल्पा चौधरी। तो आज के इस वीडियो में लेकर आई हूँ बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि आपका जीवो में जनन चल रहा है, रिप्रोडक्शन एंड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से पता है कि कुछ टॉपिक आपके खत्म हो गए हैं और कुछ टॉपिक्स बचे हैं जो कि हम आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वैसे भी आपको पता होगा कि फिजिक्स के साथ साथ हमने बायोलॉजी तो स्टार्ट ही कर दिया है, बाकी बचा आपका केमिस्ट्री और मैथ बचा। तो भाई हमें अकेले ही पढ़ाना है, तो पहले ये वाला बायोलॉजी और फिजिक्स समाप्त कर दें, उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग घर पे भी पढ़ाई करते होंगे। ठीक है, तो क्योंकि लेक्चर ज़्यादा नहीं दूंगी, कुछ लाइनें आपसे कहना चाहूँगी कि आप खुद से एक वादा करो और कहो अपने आप से कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो, जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो, जितना आप सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। यदि तकदीर भी आपसे रूठ जाए, यदि तकदीर आपसे रूठ जाए, हिम्मत ना टूटे, मजबूत अपनी इतना इरादा करो, मजबूत अपनी इरादा करो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता और कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता कि आने वाले भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या वह इंसान का अपना कर्म करना छोड़ देता? नहीं, वो बढ़ता रहता और एक दिन ऐसा समय आएगा कि उसको वह लक्ष्य पाने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपके मार्ग में, यदि आप पढ़ना चाहते हो, आपकी पढ़ाई में कोई रुकावट बनता है तो उसको आप लड़ो, जूझो और आगे बढ़ते रहो। यदि आप वही हिम्मत हार गए तो सारा खेल बिगड़ जाए। कठिनाइयाँ क्यों देते हैं? इसलिए कि इंसान की एग्जाम जैसे हर पढ़ाई में एग्जाम ली जाती है, वैसे तुम्हारे कर्म करने में भी एग्जाम ली जाती है कि ये बंदा आगे चल पाएगा या यहीं रुक जाएगा। और जो उस कठिनाइयों से लड़ता है, जूझता और आगे बढ़ता, वही आगे इतिहास रचता। आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ कहने नहीं चाहूँगी, बस जो कहना था कि आप जो करना चाहते हैं मन लगाकर पढ़ाई करिए और भगवान चाहेंगे तो आप आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं सूक्ष्म परिवर्धन, माइक्रो प्रोपोगेशन। ठीक है, सूक्ष्म परिवर्धन क्या होती है ये हम जानेंगे। ये भी एक विधि है किसके कृत्रिम द्वारा किया जाता है, यानी मानव द्वारा किया जाता है, नए पौधे की उत्पत्ति की जाती है। ठीक है, तो कैसे की जाती है वही हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उत्तकों के द्वारा, वही उत्तक कोशिकाओं के रूप में बड़ी कोशिकाओं का मतलब निर्माण कर लेती हैं और नए पौधे का उत्पन्न कर लेती है, नया पौधा उत्पन्न कर लेती है। किसके द्वारा? मानव द्वारा ये घटना होती है। ठीक है, मानव यही करता है। तो हम देखने वाले हैं क्या, वही देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एक उदाहरण लिए क्या, गाजर। गाजर आप लोग खाए होंगे, गाजर। गाजर गाजर गाजर, ये आपका क्या है? गाजर। वैसे भी गाजर का हलवा बहुत लोग खाते हैं, उनको पसंद भी है। ठीक है, तो वही गाजर का हलवा। इसी गाजर के किसी छोटे टुकड़े को काट कर क्या किया जाता है, इसके उत्तक को ले लिया जाता है, यानी काट कर, और उसको एक कृत्रिम पोषक में क्या किया जाता है, आपका कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। अब ये कृत्रिम पोषक क्या होता है, इसमें बहुत से, जैसे कि आप कोई भी फसल उगाते हो तो उसमें खाद भी या खनिज कुछ डालते हो ना, तो इसमें पोषक पदार्थ होते हैं। जब इसके गाजर के छोटे टुकड़े को यहाँ से काट दिया जाता है, काट कर इस कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया जाता है, इसमें बहुत से पोषक मिले होते हैं। ठीक है, तो इसको काट कर कहाँ, यहाँ रख दिया, और एक समय ऐसा आएगा कि यह उत्तक किसे कोशिकाओं में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बड़ी कोशिकाओं का रूप धर लेने, जिसे क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं? कैलस। इसी बड़ी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? कैलस। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, इसको बोलते हैं कैलस। इतनी बात क्लियर। सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, एक कृत्रिम पोषक माध्यम लेता है और गाजर के छोटे से टुकड़े को काटकर उस कृत्रिम पोषक के माध्यम में रखता है।
ठीक है। तो बाद में देखते हैं कि यह जो छोटा सा उत्तक है बड़े कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम कैलस कह लेते हैं, यानी बड़ी कोशिका बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। ठीक है। और इसे किसमें खुला रख देता है, नियंत्रित वातावरण में रख देते हैं, यानी नियंत्रित वातावरण ये होता है और कृत्रिम पोषक माध्यम में। ठीक है। तो यही उत्तक क्या बड़ी कोशिकाओं। और हाँ, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आई। अब इसी को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। पहले स्टेप में हमने क्या किया, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, चौथे स्टेप में हम पौधा जमा देंगे। ठीक है। तो वो देखेंगे। तो इसको मिटा दें। तो ये आपका हो गया कि ऐसे होगा। तो हम अब स्टेप बाय स्टेप समझाते जाएंगे। ठीक है। तो ये आपको समझ में। और जैसे कि उत्तक में रट रही हूँ, हर बच्चे की जुबान पे होगा कि कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। क्या ये नहीं बोल सकते, समान कार्य और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। ये डिफिनेशन आपका कुछ सही है। ये मैं नहीं कहती कि वो वाला डिफिनेशन गलत है, वो भी सही है, लेकिन सटीक डिफिनेशन ये आपकी बैठ रही है कि नहीं, कि समान कार्य और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है। ठीक है। तो ये भी आप लिख लेंगे, उत्तक का परिभाषा नोट करके। उत्तक क्या लिखेंगे, समान कार्य और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये आप लिख लोगे, उत्तक कहते हैं। ठीक है। ये उत्तक का परिभाषा होगा। और कोशिकाओं के समूह को ही उत्तक बोला जाता है, हर बच्चे के जुबान पे होगा। लेकिन ये भी परिभाषा आपका सटीक बैठ रहा है, क्यों ना हम अच्छे तरीके से पढ़ें, सोच समझ के पढ़ें। ठीक है। तो ये होगा, समान कार्य और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ये आपका डिफिनेशन है, नोट करके आप लिख लेंगे। ठीक है। तो मिटा दें। तो उत्तक हो गया। और हम उत्तक अब हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा कैसे ही पौधे को उगाया जाता है। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है। स्टेप 1 क्या लेते हैं, कृत्रिम पोषक। इसमें क्या उपस्थित होते हैं, कृत्रिम पोषक। जो पोषक पदार्थ होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, कृत्रिम माध्यम। और कैसा वातावरण होगा, नियंत्रित वातावरण होगा। इसमें क्या, गाजर का इस गाजर के छोटे से टुकड़े को, उत्तक को काट कर यहाँ क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। क्या किया जाता है, रख दिया जाता है। वैसे भी गाजर का हलवा बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे सर जी को गाजर का हलवा बहुत ही पसंद था। ठीक है। तो यहाँ गाजर को काटकर यहाँ इस कृत्रिम पोषक माध्यम में रख दिया जाता है। वातावरण कैसा होगा, नियंत्रित होगा। फिर इसी को निकाल कर, मतलब कहना ये चाहती हूँ क्या, कि यही जो तुम्हारा उत्तक था, गाजर का जो छोटा टुकड़ा था, किसमें बदल जाता है, किस रूप में हो जाता है, बड़े कोशिका का
निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं बाबू, कैलस। इसी बड़े कोशिकाओं को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ये छोटा ऊतक जो होता है बड़ी कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। ठीक है, अब ये था पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में अब इसको निकाल कर क्या किया जाता है, दूसरे कृत्रिम पोषक पदार्थ में डाल दिया जाता है। अब इस कृत्रिम पोषक माध्यम में हार्मोन्स भी उपस्थित होंगे। ठीक है, पहले स्टेप में हमने क्या किया, गाजर के उत्तक को काटकर यानी उसके टुकड़े को काटकर एक कृत्रिम पोषक माध्यम और नियंत्रित वातावरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यही उत्तक पहले स्टेप में यही उत्तक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक बड़ी कोशिका का निर्माण कर लेता है। उसी बड़ी कोशिकाओं को क्या बोला जाता है, कैलस। अब इसे निकाल कर दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, इसे निकाल कर दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रख देते हैं। इस बार इस कृत्रिम पोषक माध्यम में हार्मोन्स भी उपस्थित होंगे। ठीक है, यही हार्मोन्स इस कोशिका को, इस कैलस को प्रेरित करेगा क्या करने के लिए, शाखाएं निकालने के लिए। क्या, शाखाएं निकालने के लिए। इस कोशिका को यानी इस कैलस को हार्मोन्स प्रेरित करेगा कि तुम शाखा निकालो। तो यह क्या करेगा, शाखाएं निकालना शुरू करेगा। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये आपका तीसरा स्टेप है। इससे क्या होगा कि ये शाखाएं जब निकलेंगी तो इसे एक एक अलग अलग करके क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के रख देंगे, अलग अलग कृत्रिम पोषक में रख देंगे। ठीक है, और चौथे स्टेप में क्या होगा, इसमें जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। चौथे स्टेप में जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। क्या होंगी, जड़ें आना शुरू हो जाएंगी। तो ये 4 स्टेप आपके हैं। और जब जड़ें आना शुरू और एक नन्हे से पौधे उसमें रखा है कृत्रिम पोषक माध्यम में, और उसको निकालकर किसी भी गार्डन में जाकर लगा सकते हैं, गार्डन में। और वही लगाएंगे, आप मिट्टी में रोपण करेंगे तो क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण कर लेगा। यही आपका था किसके द्वारा, सूक्ष्म परिवर्धन के द्वारा। ठीक है, यही आपका क्या है, सूक्ष्म परिवर्धन है, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी सूक्ष्म परिवर्धन। तो एक बार और क्लियर कर दे रही हूँ कि सूक्ष्म परिवर्धन क्या होती है। सूक्ष्म परिवर्धन ये होती है स्टेप बाय स्टेप कि गाजर के टुकड़े को क्या किए हम एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखें, एक कृत्रिम पोषक माध्यम में रखें, वातावरण एक नियंत्रित वातावरण में। ये गाजर का टुकड़ा यानी उत्तक, इसे क्या बोला गया, उत्तक। यही उत्तक क्या होता है, बड़े कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमने किया कि इस कैलस को निकाल कर, कोशिका को निकाल कर दूसरे कृत्रिम पोषक माध्यम में रखें। अब इस कृत्रिम पोषक माध्यम में हार्मोन्स भी उपस्थित होगा, जो इस कैलस यानी कोशिका को प्रेरित करेगा, किस लिए, कि शाखा निकालो। ठीक है, तो इसमें शाखाएं निकलने लगेंगी। तो तीसरे स्टेप में हमने 3 कृत्रिम पोषक माध्यम अलग अलग इस शाखा को निकालकर अलग अलग रख दी तीसरे स्टेप में। फिर क्या हुआ, इसमें कृत्रिम पोषक माध्यम पोषक पाया और इसमें जड़ें आना, चौथे स्टेप में जड़ें आना शुरू हो गई। अब इस पौधैया एक नन्हा सा पौधा बन गया। अब इसे निकालकर हम किसी भी गार्डन में लगा सकते हैं और जमीन के अंदर मतलब लगा सकते हैं, रोपण कर सकते हैं। और यह एक बाद में एक ऐसा टाइम आएगा
या एक बड़े पौधे का निर्माण कर लेगा। यही आपका था सूक्ष्म प्रवर्धन। तो आई होप आशा करती हूँ कि सूक्ष्म प्रवर्धन माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। यदि लिखना चाहे तो लिखें। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। क्या? लैंगिक जनन। तो मिटा दें। आपका कायिक जनन हो गया। अब लैंगिक जनन क्या पढ़ेंगे? लैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है। आप जैसा कि जानते हैं कि लैंगिक के बारे में कुछ हम बातें कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में। ठीक है। तो लैंगिक जनन क्या होती है वो जानेंगे। लैंगिक जनन में दो लिंग होते हैं, एक मादा एक नर लिंग एक मादा लिंग, और दोनों लिंग आपस में संलयित नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। फिर उसके बाद नर और मादा मिलकर आपस में संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो लिंग कितने हुए? दो हुए, एक नर लिंग एक मादा। वैसे भी या लिंग बोलो या भाग बोलो। क्या बोलो? लिंग या भाग। नर भाग नर भाग और मादा भाग। ठीक है। तो लैंगिक जनन में लिंग कितने हुए? दो, नर लिंग और मादा लिंग। इसे नर भाग भी बोलते हैं, मादा भाग। नर से क्या होगा? नर युग्मक का निर्माण होगा। नर से नर युग्मक का निर्माण होगा और मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा। ये जो जनक होंगे आपके क्या होंगे? द्विगुणित होंगे। और वैसे भी हम जानते हैं ह्यूमन में कितने गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46। किसमें? मनुष्य में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, यानी ये द्विगुणित होते हैं। फिर जब ये इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होती है। क्या होती है? अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होती है बाबू। तो ये द्विगुणित होंगे। तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब होता है कि आधा आधा में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इनका गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो यहाँ n आ जाएगा। ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब ये नर युग्म और मादा युग्म दोनों मिलकर यानी दोनों आपस में संलयित करके किसका निर्माण करेंगे? युग्मनज का। युग्मनज का, जो कि वो संतान उत्पन्न मतलब होगा वह कैसा होगा? युग्मनज का निर्माण करेंगे, यानी यन और यन मिलकर क्या बनेंगे? 2n, यानी द्विगुणित। तो जो युग्मनज होगा आपका जाइगोट होगा क्या होगा? द्विगुणित होगा, यानी इनमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होगी। लेकिन नर युग्मक जब युग्मक का निर्माण होगा तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? आधी आधी हो जाएगी। ठीक है। और इस क्यों? क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जैसे युग्मक का निर्माण होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगी। ठीक है। तो पता चला कि लैंगिक जनन में दो लिंग होते हैं। कौन कौन से? एक नर लिंग एक मादा लिंग। नर भाग या मादा भाग ये कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं। जैसे कि मनुष्यों में हम जानते हैं कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है?
46 होती है। 23 गुणसूत्र इसमें आएंगे, 30 गुणसूत्र इसमें आएंगे। जब आपस में ये दोनों संलयित होंगे तो इसमें 46 गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो फिर से एक बार और समझा रही हूँ, थोड़ा समझना है। ठीक है, यही आपका था लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या होती है वो देखेंगे। नर भाग, लैंगिक जनन में कितने लिंग? 2, नर लिंग, मादा लिंग। इसे बोलते हैं नर भाग, मादा भाग। कैसे होते हैं? द्विगुणित होते हैं, यानी इसमें गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण होती है। उसके बाद ये नर भाग नर युग्मक में कन्वर्ट हो जाते हैं। किसके कारण? अर्धसूत्री विभाजन। इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है, जिसके कारण जो गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी भागों में कन्वर्ट हो जाती है। तो नर से नर युग्मक का निर्माण, मादा से मादा युग्मक का निर्माण, और गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो जाती है क्योंकि इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। और नर युग्मक और मादा युग्मक मिलके युग्मनज का निर्माण करते हैं, यानी यन और यन मिलके द्विगुणित गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं, यानी इसमें फिर से गुणसूत्रों की संख्या पूर्ण हो जाती है, जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब नर और मादा, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, नर और मादा युग्मक आपस में संलयित करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, जिससे नई संतान की उत्पत्ति होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन बोलते हैं। ठीक है, तो लिंग कितनी हुई? 2, ये आपको पता चला। तो ठीक है, यदि लिखना चाहे तो लिख लें, उसके बाद मिटा। अब पढ़ेंगे कि हम क्या पढ़ेंगे। अब लोग हम पढ़ेंगे एक लिंगी और द्विलिंगी। चलो पढ़ते समय एक बार क्वेश्चन कर लेती हूँ कि मनुष्य जो होता है द्विलिंगी होता है या एक लिंगी होता है? ठीक है, आप बताइए कि मनुष्य क्या होता है, द्विलिंगी या एक लिंगी होता है? एक लिंगी होता है। कैसे? अभी देखेंगे। द्विलिंगी पढ़ेंगे पहले। द्वि द्विलिंगी का मतलब क्या होता है वो जानेंगे। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है वो जानेंगे बाबू। ठीक है, अच्छे से जानेंगे, थोड़ा पढ़ेंगे, मस्त से जानेंगे। तो द्विलिंगी का मतलब होता है कि जब एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों क्या हो, समान हो, उसी प्राणी में नर भी उपस्थित हो और मादा वाला भाग भी उपस्थित हो। ठीक है, तो वो प्राणी कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। क्या मनुष्य में ऐसी होती है? नहीं। तो डायरेक्टली बात यही हुई कि मनुष्य क्या होते हैं? एक लिंगी होते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी का मतलब होता है कि प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो तो वह प्राणी द्विलिंगी होगा। जैसे एग्जाम्पल कछुआ। कछुआ आपका कैसा प्राणी है? द्विलिंगी है, क्योंकि इसमें नर और मादा भाग दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो द्विलिंगी का मतलब समझ में आया कि जब प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो तो वह प्राणी कैसा होगा? द्विलिंगी होगा। लेकिन मनुष्य में ऐसा नहीं होता, नर अलग होता है, मादा अलग होती है। ठीक है, तो ये द्विलिंगी कछुआ उदाहरण हो गया। दूसरा हम पढ़ेंगे एक लिंगी। क्या पढ़ेंगे? एक लिंगी। जब नर व मादा भाग किसी प्राणी में जब नर व मादा भाग अलग अलग
अलग अलग नर व मादा भाग अलग अलग में उपस्थित हो तो वह प्राणी कैसा होगा? वह प्राणी एक लिंगी होगा। एक लिंगी होगा। जैसे आपका एग्जाम्पल मनुष्य, एग्जाम्पल के तौर पर क्या आपका मनुष्य दिखाई दे रहा? यदि लिखना चाहे तो लिख लें। ठीक है, तो एक द्विलिंगी एक लिंगी का मतलब समझ में आया कि द्विलिंगी का मतलब होता है मेरे बाबू कि जब प्राणी में नर व मादा एक साथ उपस्थित हो, प्राणी में नर व मादा दोनों भाग एक साथ उपस्थित हो, तो जैसे कि कछुआ, तो आपके एक प्राणी कैसे होंगे? द्विलिंगी होंगे। जैसे आपका कछुआ क्या है? द्विलिंगी है। और एक लिंगी का मतलब होता है कि जब नर और मादा क्या हो, नर और मादा भाग जो हो अलग अलग प्राणियों में अलग अलग तरह उपस्थित हो, तो वो प्राणी कैसा होगा? आपका एक लिंगी होगा, जैसे कि मनुष्य। अभी इसके पहले वाले जब हम लैंगिक जन्म पढ़े थे तो नर भाग अलग था, मादा भाग अलग, नर से नर युग्मक, मादा से मादा युग्मक, और नर और मादा युग्मक दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण किए थे कि नहीं किए थे? यानी उसमें नर में अलग भाग होगा, मादा अलग भाग होगा। तो मनुष्य कैसा पता चला? एक लिंगी है। क्या है? एक लिंगी है। तो द्विलिंगी और एक लिंगी का मतलब आपको अच्छे तरीके से आई होप आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं। अलैंगिक की विधियां हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। ठीक है, यदि लिख चुके हो तो मिटा दें। आज ही इस वीडियो में इतना ही। ठीक है, और तुरंत ही एक वीडियो और अपलोड करूंगी, उस मतलब तुरंत, क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए वीडियो थोड़ा देखने में भी दिक्कत होती है। तो अगला जो टॉपिक होगा वो अगले वीडियो में मिलेंगे, बहुत ही मस्त और जबरदस्त के साथ। जो इस वीडियो में पढ़ाया गया आप उससे अच्छे से रिवाइज करिए, देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, कांड करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।